जय हिंद, राम राम, नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर ग्राफ को करने वाले हैं और ग्राफ से मतलब है यहां पर पीईटी में जो आपका 10 प्रश्नों का 10 प्रश्न यानी कि 20 नंबर, ठीक है। तो वहां पर आपको 20 नंबर आएंगे और 10 प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 टाइप के ग्राफ आएंगे। 4 टाइप के ग्राफ होते हैं बेसिकली, जिसमें एक पाई होता है, एक बार ग्राफ होता है, एक टेबुलेशन रहता है। तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी टाइप का एक एक सवाल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये पक्की बात है कि आज की जो क्लास है इसमें से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। डेफिनेट आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अप डाउन्स भी नहीं होता, इसका जो लेवल है लगभग एक जैसा रहता है। बहुत ज़्यादा अंतर आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम क्लास को बहुत ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट भी करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है कल एक दिन की छुट्टी के बाद, मतलब एक दिन बीच में गैप रहेगा, उस गैप के बाद नेक्स्ट डे आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है। तो अब तक आपने जितनी तैयारी कर रखी है इसके बाद आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, बहुत अच्छे से अंतिम समय में बस आपको ये करना है कि जो कुछ आपने पढ़ रखा है बस उसी को पलट लीजिए। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत झेलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट कई बार बहुत बुरे हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, होपलेस नहीं होना है। जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, ऊपर वाले ने चाहा तो जितना पढ़ा हुआ है उसी में से पेपर बनेगा, बहुत ही बढ़िया पेपर आएगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्नों का एक जो पड़ाव है, 20 प्रश्नों की हम तैयारी आज की इस क्लास से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आज की जो मतलब ये पहली वाली जो क्लास है, हो सकता है कि आपको आज के ही दिन 2 क्लासेस मिले, ये हो सकता है, क्योंकि मुझे शायद कंटिन्यू इतने टाइम तक मैं लगातार इसको अभी नहीं कर पाऊँगा। तो हो सकता है कि आधे 1 घंटे के डिफरेंस से आपको दोबारा से अगला वीडियो मिल जाए, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि हम इसी को कंटिन्यू करें। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगे रहिए यहाँ पर। अगर ये क्लास इस क्लास में टोटल नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न से पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। 6 प्रश्नों को एक प्रश्न में समाहित किया गया है और यहाँ पर कुछ पुस्तकों को बनाने का कुछ व्यय है, उस व्यय की यहाँ पर जिक्र की गई है। व्यय विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ, कागज पे कितना हुआ, अन्य पे कितना हुआ, जल्दसाजी में कितना हुआ, बिजली का बिल कितना गया, छपाई में कितना हुआ, रॉयल्टी में कितना हुआ। बहुत सारे टाइप के यहाँ पर खर्चे हैं और ये सारे खर्चे मिला करके 100 होना चाहिए, ठीक है। 100 ही हो रहा होगा। कुल व्यय यहाँ पर है 60,000। कुछ किताबें हैं, किताबों की संख्या नहीं दी है, ठीक है। तो कुछ किताबें हैं उन पर टोटल जो खर्चा हो रहा है यहाँ पर 60,000 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्रश्नों को बनाया गया है, हम भी उनको बना लेते हैं, उनके जवाब निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला जो प्रश्न है, सभी पुस्तकों पर हुए कागज का खर्च किन 2 मदों के खर्च के योग के बराबर है। किन 2 मदों के खर्च के योग के बराबर है। सभी पुस्तकों पर हुए कागज का खर्च, जरा देखिए पुस्तकों पर हुए कागज का खर्च कितना है, 20% है ना। एक साइड से लिख लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 20% है कागज का खर्च। अब ये कह रहा है कागज का जो खर्च है कौन सी 2 मदों के खर्च के योग के बराबर है। तो ऐसी कौन सी 2 मदें हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो कागज के खर्च के बराबर हो जाएगा। मतलब ये 20% है। अब हम ऐसी कौन सी 2 मदों को जोड़ें जिससे हमारा आंसर निकल आएगा, या फिर ये मान लीजिए कौन सी 2 मदों को यहाँ पर ऐड किया जाए कि ये 20% हो जाए। अब देखिए आपके पास ना यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आप 15% छपाई को जोड़ेंगे, मतलब 15%, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 15% के साथ आप चाहें तो 5% में बिजली जोड़ लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या छपाई के साथ आप अन्य को जोड़ लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके 4 ऑप्शंस में से उसने क्या आंसर दिया है। छपाई के साथ में जिल्द देगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि 15 और 10 तो 25 हो जाएगा। हमें ये देखना है कौन से वाले 2 जोड़े जाएं जिससे हमारा टोटल जो है वो 20 हो जाए, ठीक है ना। जिससे टोटल कितना हो जाए, कागज के खर्च के बराबर हो जाए। कागज पे कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो हमें कागज के 20% के बराबर करना है किन्हीं 2 मदों का खर्च। तो वो छपाई और बिजली मिला करके भी हो जाएगा और छपाई और अन्य को मिला करके भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने ऑप्शन आपको क्या दे रखा है। चलिए तो ये प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी चैनल पर इस समय नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। क्योंकि कभी कभार
टाइमिंग चेंज हो जाती है। वैसे तो हमने अभी तक के लिए फिक्स कर रखा है कि 5 बजे डेली लाइव क्लास होती है, लेकिन कभी कभार टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो नोटिफिकेशन अगर आपको समय से चाहिए तो बेहतर होगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और देखिए, जितने लोग भी इस समय वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये पक्की बात है कि आज हम यहाँ पर 20 नंबर का काम करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग ध्यान से एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट डाल के एक बार ये भी बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। चलिए, ये तो आप लास्ट में भी बता सकते हैं, पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो ये पहला वाला जो प्रश्न है ना, वो चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। पहला जो प्रश्न है, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बात क्लियर हो गई है तो इस प्रश्न को हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ तो इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, विज्ञापन पर छपाई का कुल व्यय, विज्ञापन तथा समझ लीजिए बहुत अच्छे से, विज्ञापन तथा छपाई का कुल व्यय। जरा देख लेते हैं, विज्ञापन कहाँ है, विज्ञापन ये है, छपाई कहाँ है, ये है। तो 25 और 10 मिला के 25 और 15 मिला के कितना हो गया? देखिए दोबारा से समझिए, विज्ञापन तथा छपाई का कुल व्यय। अब विज्ञापन तथा छपाई का कुल व्यय कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 40% हुआ। कितना कहेंगे? 40% हुआ। विज्ञापन और छपाई 25 और 15 दोनों को जोड़ दिया, विज्ञापन तथा छपाई का कुल व्यय, मतलब दोनों को जोड़ देना है, 40% हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? कॉमा लगा दिया है, जरा आगे देखते हैं। ये देखिए अर्ध विराम लग गया ना, अल्प विराम लग गया। तो अब आगे पढ़िए, जिल्द पर हुए व्यय से क्या अनुपात है? तो देखिए, जिल्द पर होने वाला जो व्यय है उसके साथ इसका क्या अनुपात है? तो जिल्द पर कितना व्यय हो रहा है? 10% हो रहा है। तो अनुपात यहाँ पर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अनुपात क्या बचने वाला है यहाँ पर? 4:1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप लोगों ने यहाँ पर किया है। और अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखिए, यहाँ पर 4:1 हो जाएगा। और जो प्रश्न नंबर 1 था वो तो आप कर ही सकते हैं, काफ़ी इजी था, आपने समझ लिया होगा। पुस्तकों की छपाई तथा अन्य मदों पर कुल कितना खर्च हुआ? पुस्तकों की छपाई तथा अन्य मद पर, अन्य मद कौन सी है? ये वाली अन्य मद से मतलब एक टाइप है, खर्चे का जो टाइप है। तो पुस्तकों की छपाई पर कितना हुआ? छपाई को हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, पुस्तकों की छपाई तथा अन्य, इन दोनों पर मिलाकर के कुल कितना खर्च हुआ? तो छपाई पर कितना हुआ है? 15%। अन्य पर कितना हुआ है? 5%। दोनों को जोड़ दीजिए भाई, 15% और 5%। छपाई और अन्य 15 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। वो जानना चाहता है कि तीसरा वाला जो सवाल है इसमें कितना? 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20%। तो हमें क्या करना है? 20% निकाल देना है। लेकिन किसका निकालना है? टोटल खर्चे का। तो कुल व्यय कितना हुआ था? 60,000 हुआ था। तो 60,000 का 20% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 काट लीजिए। अब ये देखिए 3 0 ये हो जाएंगे, 2 और 1 3, और 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है ना? तो 12,000 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। साथ ही साथ मैं इरेज करता हुआ चलता हूँ यहाँ पर, आप समझते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो इरेज कर देते हैं। रॉयल्टी का खर्च अंश या डिग्री में व्यक्त कीजिए। अंश मतलब डिग्री। तो रॉयल्टी का जो खर्च है उसको हम डिग्री में चेंज करेंगे, ऐसा वो कह रहा है। तो रॉयल्टी का जो खर्च है उसको डिग्री में चेंज करिए। देखिए, ये पूरा 100% जो है, ये पूरा जो 100% है, ये कितना डिग्री है? तो कोई भी कहेगा हाँ सर ये तो पूरा 360 डिग्री को वेरी करता है। पूरा 360 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? ये पूरा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि पाई चार्ट है ना। तो ये पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम इस टोटल 100% खर्चे को क्या मानेंगे कि ये 360 है। लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि रॉयल्टी का खर्च जो है वो डिग्री में बताइए। अब देखिए, रॉयल्टी का खर्च कितना है? 20% है ना भाई। रॉयल्टी का खर्च कितना है? रॉयल्टी पे कितना दिया जाएगा? ये रॉयल्टी तो समझते हैं ना, रॉयल्टी जो होती है लेखक को दी जाती है। कुछ परसेंटेज होता है कि इतना जो इसका हम रेट रखेंगे, इस रेट का मतलब जो चीज़ें इसकी बिकेंगी, जितने रुपए में बिकेगा उसका इतना % आपको मिलेगा। तो ये रॉयल्टी होती है। तो रॉयल्टी जो है यहाँ पर, रॉयल्टी का खर्च अंश या डिग्री में जो हमें बताना है, तो 20% रॉयल्टी पे जाना है। ठीक है, अब 20% जो है वो हमें बताना है
कि ये डिग्री में कितना होगा। अब आप समझते हैं कि 360 का 20% अगर हम निकालें तो आंसर आ जाएगा। 360 का कितना प्रतिशत निकालें, वही 20% निकालें, क्योंकि ये 360 का अगर हम 100% निकालेंगे तो 360 आएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। ये 100% को डिनोट कर रहा है, जबकि ये मात्र कितनी जगह घेर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 20% जगह घेर रहा है। तो यहाँ पर 360 का अगर हम 20% निकाल देते हैं तो देखिए 20 पंजे 100 और 5 से अगर इसको काट लेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर रह जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगला प्रश्न, विज्ञापन तथा जिल्द पर हुए व्यय का अंतर बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है फिर से आपके सामने। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए, विज्ञापन तथा जिल्द पर हुए व्यय का अंतर बताइए। विज्ञापन तथा जिल्द पर हुए, देखिए विज्ञापन पर कितना हो रहा है, 25% हो रहा है, जिल्द पर कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। भाई इन दोनों का कह रहा है अंतर बता दीजिए, तो अंतर दोनों का कितना रहेगा। अब कोई भी बता देगा सर विज्ञापन और जिल्द का जो खर्च है वो 25 और 10 है, तो इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर 5 की बात कर रहे हैं, तो 60,000 का कितना प्रतिशत विज्ञापन और जिल्द, ठीक है ना, विज्ञापन और जिल्द इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 25 और 10 दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 15% आएगा। तो यहाँ से हम 15% निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो बचे हैं, 15 छक्का 90 हो जाएगा, मतलब 9,000 रुपये आपको जो है इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा कितना रहेगा, 9,000 रुपये रहेगा। ठीक है ना, किस किस का अंतर हो गया, ये विज्ञापन और जिल्द का खर्च का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विज्ञापन पर हुआ खर्च, कागज तथा जिल्द पर हुए कुल खर्च का अंतर ज्ञात करिए। देखिए ये कहना चाहता है कि विज्ञापन पर जो खर्च हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, विज्ञापन पर जो खर्च हुआ है तो हम कहते हैं 25% खर्च हुआ। अब कह रहा है कागज तथा जिल्द पर हुए खर्च। देखिए विज्ञापन पर जो खर्च हुआ वो हमने एक साइड लिख दिया, आगे कहता है कागज तथा जिल्द पर हुए कुल खर्च। अब कागज और जिल्द का जो हुआ है वो जरा लिख लेते हैं। कागज पे हुआ 20 और जिल्द पे कितना हुआ, जिल्द पे हुआ यहाँ पर कितना, जिल्द पे हुआ 10। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो ये देखिए कितना हो गया, 25%, जबकि इधर ये कितना हो गया, ये 30% हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या आया, 5% आया। ठीक है, अगर वो परसेंटेज में कहे तो 5% हो गया, अदरवाइज अगर वो आंसर जानना चाहता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 60,000 का 5% निकालेंगे, आंसर निकल आएगा 2 जीरो, 5 छक्का 30, 3,000 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो हम एक अगला प्रश्न लेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न लेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न होगा, और उस प्रश्न के बाद फिर हम आगे कितना करते हैं अभी देखिए। चलिए तो हम अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए एक अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने हाजिर है, जिसमें 7 प्रश्नों को लिया गया है। एक ग्राफ में 7 प्रश्नों को यहाँ पर दर्शाया गया है और 7 प्रश्नों के जवाब चाहता है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं, आखिर इसने क्या दिया है, ज़रा इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक उत्पादन है किसी भी फसल का नाम नहीं दिया है, तो उसका उत्पादन है 1000 कुंतल में। देखिए उत्पादन जो है ना 000 कुंतल में, यानी कि 1000 कुंतल में दे रखा है। ठीक है ना, और इसके अलावा देखिए वर्ष हैं कुछ, देखिए उत्पादन जो है वो 0 से लेकर के 75, 80, 85 और ये 100,000 कुंटल तक दिया है। इसके अलावा ये देखिए सन 95 से लेकर के 2001 तक का ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसने 2 चीज़ें दी हैं, एक प्रचलन रेखा दे रखी है, एक वास्तविक आंकड़ा दे रखी है। मतलब प्रचलन रेखा से मतलब है ये जो डॉट डॉट करके गई हुई है ना, ये प्रचलन रेखा है, मतलब एक ये अनुमानित रेखा मान लीजिए आप कि यहाँ पर ये अनुमानित इतना आंकड़ा, इतना उत्पादन यहाँ पर होगा, लेकिन वास्तविक आंकड़ा क्या रहा, वास्तव में वहाँ पर फसल का उत्पादन क्या रहा, ये आपको जो एक अनवरत लाइन जो है ना, जो जिसको डॉट डॉट नहीं किया गया, सीधी सीधी जो रेखा है वो यहाँ पर वास्तविक आंकड़े को दर्शा रही है।
तो अब देखिए यहाँ पर ना हम प्रश्नों को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि जब ये मैंने जब फिगर बनाया तो इसमें ये भी इंडिकेट आपको कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि जब 75 से ऊपर का दिया है तो 76, 77, 78 इस तरह से आपका 80 तक जाएगा, ऐसी 80 से लेकर के 85 तक। तो ये 84 को दर्शाता है, ये वाला जो पॉइंट है 96 में 84 को दर्शा रहा है प्रचलन रेखा वाला। दूसरा ये 97 में 86 को दर्शा रहा है, 98 में 87.5 को दर्शा रहा है। ये इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए हम पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ लेते हैं और एक एक चीज़ हर हालत में समझ लेते हैं। क्या है, सन 2001 में प्रचलन तथा वास्तविक आंकड़े का अंतर क्या रहा। सन 2001 में प्रचलन तथा वास्तविक आंकड़े का अंतर क्या रहा। सन 2001 की बात करें तो सन 2001 ये है और यहाँ पर प्रचलन का जो आंकड़ा था, प्रचलन का आंकड़ा जो था वो 91 था। प्रचलन से मतलब है डॉट डॉट वाली जो रेखा है, लाइन यहाँ पर आ रही है, तो डॉट डॉट वाला कहाँ तक गया, 91,000 कुंटल, 91,000 कुंटल तक ये प्रचलन का जो आंकड़ा है वो पहुंचा है। और इसके अलावा वास्तविक आंकड़े की अगर हम बात करें, सन 2001 की बात कर रहे हैं, तो सन 2001 में अगर वास्तविक आंकड़े की बात करें तो ये कहां तक गया है, 95 तक गया है। कहां तक पहुंचा है, देखिए ना, सन 2001 में ये कहां तक गया है, 95 तक, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन तक यहाँ तक जा रहा है। ये देखिए 95 से ऊपर तो गया ही नहीं है, तो 95 तक का जो आंकड़ा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वास्तविक आंकड़ा, यानी कि इतना उत्पादन वास्तव में हुआ है। जबकि प्रचलन यानी कि आप अनुमानित मान सकते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर प्रचलन क्या है, यानी कि अनुमान क्या लगाया गया, आप इस तरह से इसको समझ लीजिए। तो प्रचलन जो था वो 91 तक का था, तो यहाँ पर कितना अधिक आया, यानी कि कितना अंतर रहा वो हमें बताना है। तो 95 और 91 इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो 4 रहेगा, लेकिन हमें बताना क्या है, 4000 कुंटल, ठीक है ना, क्योंकि कुंटल में आंसर आएगा ना। यहाँ पर जो जितना उत्पादन यहाँ दिया है, 75 के बाद अगर 80 आ रहा है तो ये समझ लीजिए 5000, ये 5 का अंतर है ना, तो ये 1000 कुंटल में दे रखा है, यानी कि 5000 कुंटल आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस 4 का आ रहा है, 4 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4000 कुंटल के बराबर रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो 4000 कुंटल हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना दूसरा प्रश्न जो है उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, उत्पादन का परास ज्ञात करो। देखिए उत्पादन का परास ज्ञात करो, उत्पादन से मतलब है यहाँ पर जो वास्तविक उत्पादन है उसका परास ज्ञात करो। अब ये जो परास है ना, ये क्या होती है, जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। परास क्या होती है, फटाफट से इस बात को समझ लीजिए। देखिए वो परास भी पूछ सकता है या फिर व्यास भी पूछ सकता है। वैसे मैं आपको परास मैंने लिख करके दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 में से शायद ही कहीं एक बार वो व्यास पूछेगा, अदरवाइज अगर 1000 बार ये सवाल आता है तो हर बार परास ही पूछा जाता है। और परास का यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है, जरा इस बात को समझ लीजिए। ये परास वाला जो सवाल है ना, ये आपके 4 टाइप के जो ग्राफ होते हैं, चारों में से किसी भी तरीके के सवाल में परास से संबंधित सवाल बन सकता है, ठीक है, ये सवाल बन सकता है। वैसे मुझे उम्मीद ये है कि जो 4 फिगर आएंगे उन 4 में से 2 तो बहुत ज़्यादा इजी होंगे और 2 ऐसे रहेंगे जिनमें से कोई एक आध प्रश्न थोड़ा सा टफ आ सकता है, ठीक है। तो आप जरा टाइम अगर आपके पास होगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे होंगे कि सटीक उसी टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसा मुझे अनुमान है। चलिए, तो इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाता है। उत्पादन की परास, देखिए परास से मतलब जो होता है मैं आपको बता दूं, सबसे कम और सबसे अधिक का जो डिफरेंस होता है वही परास होता है। मतलब वहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे कम लो कितना रहा, हाईएस्ट कितना रहा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही परास होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो लाइन हमारी जा रही है, ये सबसे कम अगर कहीं पर टिकी थी तो कहाँ पर टिक गई थी, तो ये 80 पे रुकी थी सबसे कम, ठीक है ना। और ये हाईएस्ट कहाँ तक गई, तो देखिए यहाँ हमें नज़र आ रहा है 95 तक, और 95 तक ही यहाँ नज़र आ रहा है। कुल मिला के सबसे कम और सबसे ज़्यादा का जो डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 80 और 95 का, यानी कि 15 परास जो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, 15,000 कुंटल, ठीक है ना, 15,000 कुंतल यहाँ पर इसकी परास रहेगी उत्पादन की। बात समझ में आ गई सभी लोगों को कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा का जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर परास लिखेंगे। चलिए, इसके बाद आता है हमारा तीसरा सवाल, और उसके लिए हम इन 2 प्रश्नों को यहाँ से इरेज कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाए, अगर कैलकुलेशन होती है तो। देखिए ज़रा,
छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्लास के माध्यम से आपको 2 प्रश्न 2 टाइप की चीज़ें देने की कोशिश की है। उम्मीद है सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है जब परिवार बड़ा होता है तो बार बार उसको चेक करने पे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि चलिए ठीक है, कम से कम मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम आप भी मेरे लिए कर रहे हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, सन 1998 में प्रचलन आंकड़ा वास्तविक आंकड़ा से कितना प्रतिशत अधिक था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। सन 1998 में, 1998 देखिए ये रहा प्रचलन का आंकड़ा। प्रचलन का आंकड़ा अगर हम देखें, प्रचलन मतलब ये वाली रेखा, तो प्रचलन की अगर बात करें तो 98 में प्रचलन का जो आंकड़ा है वो कितना रहा है, तो 87.5 रहा है। ये तो कोई भी बता देगा। आगे वास्तविक आंकड़ा से, अब वास्तविक आंकड़ा कितना रहा है, तो वास्तविक आंकड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये तो प्रचलन आंकड़ा रहा, जबकि वास्तविक जो आंकड़ा है 1998 का वो कितना रहा है, तो आप जवाब देंगे सर ये तो 85 रहा है। ठीक है ना, तो 85 रहा है। वो जानना क्या चाहता है, वो जानना चाहता है कि वास्तविक आंकड़े से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन, प्रचलन का आंकड़ा। तो जरा बताइए, ये वास्तविक आंकड़ा है, ये वास्तविक आंकड़ा है, ये प्रचलन आंकड़ा है, तो वास्तविक आंकड़े से प्रचलन का जो आंकड़ा है वो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये तो 2.5 अधिक है। 2.5 किससे अधिक है, तो ये 85 से अधिक है। तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से 1 दशमलव अगर हटाते हैं तो नीचे एक 0 आएगा, उस 0 से 1 0 तो ये कट जाएगा। अब हम काट लेते हैं इसको 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर जो बचा यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है, 25 दूनी 50 ऊपर हो गया, बटे में हो गया 17। तो देखिए 17 तिया 51 आएगा, लेकिन 51 पूरा नहीं जाएगा, तो आप कह सकते हैं लगभग 3%, लगभग 3%, क्योंकि यहाँ पर आंसर्स तो दे नहीं रखे हैं, तो लगभग 3% कह लीजिए, या 2.96 समथिंग जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। तो 3% लगभग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का आपको आंसर वहां दिया होगा 3%। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं आज मैंने इस क्लास को खुद ही हाथ से लिख करके, क्योंकि इतना सारा काम त्योहार के टाइम पे कोई दूसरा व्यक्ति मेरा सपोर्ट करने वाला यहाँ पर नहीं था। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो टाइपिंग का काम यहाँ कर सकता हो, तो मुझसे ये सारा कुछ होना बहुत मुश्किल था या टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने आज दूसरे तरीके से आपको क्लास दी। चलिए, तो तीसरा सवाल उम्मीद है मुझे सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। किस वर्ष प्रचलन तथा वास्तविक आंकड़े का अंतर सबसे कम रहा। तो देखिए, पहले हम इसको इरेज कर देना, बात समझ में आ गई है तो इरेज कर लेते हैं। देखिए, किस वर्ष प्रचलन तथा वास्तविक आंकड़े का अंतर सबसे कम रहा। जरा देखिए कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें वास्तविक और प्रचलन का जो डिफरेंस है वो सबसे कम रहा है। देखिए यहां पर भी डिफरेंस है कुछ ना कुछ। ये देखिए, ये 80 है और ये लगभग ये 83 है, 80 और 83 है, तो 3 का अंतर रहा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 90 है और ये 84 है, बहुत बड़ा अंतर रहा। कम रहा की बात कर रहा है, ये बहुत ज्यादा है। ये दोनों लाइनें सबसे क्लोज कहाँ हैं, तो सबसे करीब आपको यहाँ 90 पे दिखाई दे रही हैं। सन 2000 में ऐसा रहा था कि इन दोनों का जो अंतर था वो शून्य हो गया था। जितना प्रचलन था उतनी ही कमाई हो गई थी यहाँ पर आकर के। ठीक है ना, जितनी कमाई सोची थी या जितनी कमाई प्लान थी, जितनी कमाई प्रचलन में थी, जो अनुमानित था उतना ही उत्पादन हुआ था सन 2000 में। ठीक है ना, तो कौन सा वर्ष ऐसा रहा जिसमें इन दोनों का अंतर सबसे कम रहा, तो आप कह सकते हैं सन 2000 में सबसे कम मतलब 0 रहा। जितना अनुमान था उतना ही यहां पर वास्तविक आंकड़ा निकला। ठीक है, एक बेहतरीन सा सवाल था। अगला हम सवाल ले लेते हैं 5वां। कौन से वर्ष दोनों प्रकार के आंकड़ों का अंतर जो है वो अधिकतम रहा। अब हमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ष रहा है जिसमें दोनों प्रकार के आंकड़े का डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहा। तो यहाँ देखिए 3 का अंतर था, यहाँ 6 का अंतर रहा, ये 86 और ये 95, 9000 कुंटल का अंतर हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो और कहीं नहीं सन 1997 में है।
तो सन 1997 यहाँ पर आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं छठा सवाल। और छठा सवाल जो है वो क्या जानना चाहता है, कितने वर्षों में वास्तविक आंकड़ों के औसत से अधिक रहा। मतलब कितने वर्षों में वास्तविक आंकड़ों के औसत से जो यहाँ का उत्पादन है, उत्पादन अधिक रहा, ये जानना चाहता है ये सवाल। देखिए दोबारा से समझ लीजिए क्या जानना चाहता है। सवाल आपके सामने है, कितने वर्ष ऐसे रहे जिनमें वास्तविक आंकड़ों के एवरेज से भी उत्पादन अधिक रहा। तो जो उत्पादन है वो वास्तविक उत्पादन की ही बात होती है ना, जो वास्तव में उत्पादित हुआ है। तो हमें ये बताना है कि वो आंकड़े से कितना अधिक, मतलब एवरेज से कितना अधिक रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि इनका जो एवरेज है वो कितना रहा है। ठीक है, तो कितना रहा इनका एवरेज जरा देख लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 80 को जोड़ेंगे, 80 के बाद में हम यहाँ जोड़ेंगे 90, और 90 के बाद में हम यहाँ जोड़ेंगे 95, 95 के बाद हम जोड़ेंगे 85, 85 के बाद हम इसको ले लेते हैं 90, और फिर से एक बार 90, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों वर्षों में सेम रहा, कोई डिफरेंस नहीं, 99 और 2000 में बराबर रहा, और यहाँ पर हो जाता है 95। तो देखिए ये कितने वर्षों का आंकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्षों का आंकड़ा है ये। तो 7 वर्षों का एवरेज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको भाग लगाना पड़ेगा। चलिए खैर इस काम को फटाफट से कर लेते हैं। फटाफट से कर लेते हैं। ये देखिए कितना हुआ, इसको जोड़िए, 90 90 बहुत सारे हैं, इनको जोड़ लो, 1 2 3, 3 बार 90 आ गया, 4 5, 5 बार आप 90 को जोड़ लीजिए, अभी हिसाब लग जाएगा। 9 पंजे 45, 450 हो गया। इन दोनों में 10 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है, तो 450 यानी 460 हो गया। अब 460 प्लस 80 80 हो गया 160, 460 और 165, मतलब ये वाला 85 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 5 6 6 12, और यहाँ बन जाएगा 6, तो ये 625 हो गया। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, 625/7। तो यहाँ जो एवरेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 6 से काट लेते हैं, 6 अट्ठे 48 नहीं, 6 नेम 54 भी जाएगा, 6 नेम 54 चला जाएगा यहाँ पर, बल्कि 6 दही 60, 6 कम 6 7 है ना, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पड़ना चाहिए था। 7 से काटेंगे ना तो 7 अट्ठे 56 जाएगा, 7 अट्ठे 56 जाएगा, 7 अट्ठे 56, और यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 अट्ठे 56 के बाद यहाँ 6 बचेगा, 6 और 5 हो जाएगा 65 यहाँ पर। तो 65 जो होगा 7 नेम 63 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो 2 जो है 2 पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आप कर सकते हो। तो 89.2 आपने यहाँ से एवरेज निकाल लिया। तो इसका एवरेज आपने क्या निकाला है, इसमें आपने एवरेज निकाल लिया है कि 89.2 का एवरेज रहने वाला है प्रति वर्ष का। ठीक है, हर वर्ष का जो एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, 89.2 रहेगा। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, अब हमें बताना है कितने वर्ष, गिनती बतानी है, कितने वर्ष ऐसे रहे जिनमें 89.2 से ऊपर रहा। तो देखिए यहाँ पर 80 था, नहीं गिनेंगे इसको। ये देखिए 89 से ऊपर हो गया, तो एक तो वर्ष ये हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर 85 रह गया, नहीं गिनेंगे इसको। ये यहाँ देखिए 89, ये हो गया 90। ठीक है, तो इसको भी गिनना पड़ेगा, इसे भी गिनना पड़ेगा, इसे भी गिनना पड़ेगा। मतलब ये हुआ जो आपका 89.2 है ना, उससे आपका ज़्यादा है 1 2 3 4 5, 5 बार, 7 में से 5 बार ऐसा हुआ है कि 5 वर्षों में आपका जो आंकड़ा है, जो वास्तविक आंकड़ा है, वो एवरेज आंकड़े से ज़्यादा रहा है। दोबारा से एक बार इस बात को समझ लेते हैं, कितने वर्षों में वास्तविक आंकड़ा जो है आंकड़ों के औसत से उत्पादन अधिक रहा है। तो उत्पादन, सारे उत्पादन हमने जोड़ लिए, मतलब प्रचलन से मतलब नहीं है, जो वास्तव में उत्पादन हुआ है उन सारे उत्पादनों को हमने यहाँ पर जोड़ा है। अगर हमने सारे उत्पादनों को यहाँ पर जोड़ लिया तो सारे उत्पादनों को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आया। एवरेज आया 89.2। तो 89.2 से जितनी बार ये वास्तविक आंकड़ा अधिक है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ भी अधिक है, और इन दोनों में अधिक है, ये तीसरा ये भी अधिक है, तो कुल मिला के 5 बार ऐसा है कि ये अधिक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। यहीं पे ये भी पूछ सकता था कि वास्तविक आंकड़ों से कम है, तो कम कितनी बार रहेगा, एक बार यहाँ रहा, एक बार यहाँ रहा,
2 बार वास्तविक आंकड़े से कम रहा। ठीक है, तो आंसर यहाँ 5 रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 1998 में उत्पादन प्रचलन आंकड़ों से कितना कम रहा, हमें कुंटल में बताना है। ठीक है ना, कुंटल में बताना है। इसको हटा देते हैं एक बार, वैसे तो बहुत आसान है, बिना लिखे भी हम कर सकते हैं इस सवाल को। तो 1998 में उत्पादन जो है वो प्रचलन आंकड़े से कितना कम रहा। 1998 में उत्पादन प्रचलन आंकड़े से कितना कम रहा। तो उत्पादन जो है 1998 में कितना रहा है, तो 85 रहा है बेटा। देखिए 85,000 रहा है, और प्रचलन आंकड़ा इसमें क्या रहा है, 87.5 रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 2.5 हज़ार कुंटल का। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 250, मतलब 2.5 है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक, यहाँ से 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, 0 डेसिमल जो है, तो यहाँ से हो जाएगा 2500 कुंतल कह दीजिए, या 2.5 हज़ार कुंटल भी कह सकते हैं। तो 25 कुंटल यहाँ पर हम 2.5 कुंटल या फिर 2.5 हज़ार कुंटल या 2500 कुंटल केवल यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो आपको ठीक से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए ठीक है, तो बाकी का इतना इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको बचे हुए दोनों टाइप के सवालों को दे दें। ठीक है, और उम्मीद ये रहेगी कि यहीं से आज की ये जो क्लास रही ना, छोटी सी क्लास, इस क्लास से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 से मतलब है कि यहाँ से आपको 10 नंबर तैयार आपके हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।